नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ लाते हैं खबरों के पीछे की कहानी। और कल से छाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं उदासी है, मायूसी है, तो कहीं पर उजाला है, खुशी है। ऐसा क्यों भाई? कहां कहां पर कैसा आलम देखने को मिल रहा है, आज जरा हम इसकी बात करेंगे। और खास करके भारत में भी ऐसा लगता है कि दो वर्ग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक जो बहुत खुश है ट्रंप के जीत जाने से, जिसको लगता है ट्रंप आएगा तो भारत की मदद होगी, मोदी का दोस्त आ गया है व्हाइट हाउस के अंदर। और एक दूसरा खेमा भी है जो आज बहुत उदास, बहुत मायूस, बहुत निराश दिखाई दे रहा है, जैसे जाने ट्रंप उनका क्या छीन लेगा आ गया तो इसकी आज हम लोग बात करेंगे। दुनिया भर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूक्रेन परेशान है, बांग्लादेश परेशान है ट्रंप के जीतने से, पाकिस्तान में जिसकी सरकार है वो उदास है और जो जेल में है वो खुश है। ऐसे ही भारत के अंदर ज्यादातर लोग ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपने अमेरिका के अंदर देखा, ट्रंप को उन लोगों का भी वोट मिला जिनको कमला हैरिस अपना पक्का वोटर मानकर चल रही थी। वो अप्रवासी जो बाहर से आए हुए हैं, उनका भी अधिकांश वोट ट्रंप को मिल गया है। ये उनके खेमे के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द की वजह बनेगी। आखिर 4 साल ऐसा बाइडेन और हैरिस की सरकार ने क्या किया कि ट्रंप को मेजॉरिटी वोट भी मिल गए, इलेक्टोरल वोट भी मिल गए, उनको सेनेट भी मिल गई, उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी मिल गया। मतलब एक बहुत मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, पिछली बार से भी बहुत ज्यादा मजबूत, एक सशक्त राष्ट्रपति के तौर पर वो व्हाइट हाउस में बैठेंगे। तो आज हम इसकी बात करेंगे। महाराष्ट्र में आपको लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र में कल महायुति ने, यानी कि कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपनी गारंटियां जारी कर दी हैं, अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। 3,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। याद कीजिए जरा, अभी आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पांव उतने फैलाओ जितनी चादर हो, जितना बजट हो वैसी घोषणाएं करो। अब 3,000 रुपए के लिए बजट निकाल देंगे हर महीना। जब इन्होंने कर रखा था 1,500 रुपए महायुति की सरकार ने, उस वक्त वो कहते थे खजाना खाली कर दिया, एक किश्त आई, अगली किश्त आएगी नहीं चुनाव जीतने के बाद, अगर ये जीत गए तो, क्योंकि खजाने में कुछ है ही नहीं। आपने तो डबल कर दिया है, अब कहां से आएगा वो पैसा? इसकी बात हम करेंगे। मतलब नेताओं के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। राहुल गांधी के लिए एक लाल संविधान लहरा रहे थे अपनी सभा के अंदर, बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा ये लाल रंग का संविधान क्यों लेकर के आए? उन्होंने सीधे लाल को जोड़ दिया अर्बन नक्सल से, शहरी नक्सलों से, कि ये तो नक्सलियों की पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी उनके नेता। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, वैसे तो थोड़ा संभल कर बोलते हैं, उनकी भाषा में आपको वैसा छोटे भाई जैसे रंग तो नहीं दिखाई देते कम से कम, लेकिन इस बार तो छोटे भाई से भी एक हाथ आगे निकल गए। क्या बोल गए असदुद्दीन ओवैसी, ये भी आपको हम दिखाएंगे। खबरें और भी बहुत है, उनकी बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में आ चुके हैं, विजय जी का बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी बहुत स्वागत आपका, और बहुत स्वागत समीर जी आपका। तो आइए शुरुआत जरा ट्रंप की खबरों से करते हैं। इसमें बड़ी और ताजा खबर यह है कि ट्रंप को फोन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और फोन करके उनको बधाई दी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी थी, लेकिन जो रीड आउट आया है, जो बताया गया है कि क्या बातचीत हुई है, उसके अंदर लिखा यह हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप. President Trump stated that the whole world loves PM Modi and that India is a magnificent country and Modi is a magnificent man. President Trump also told PM Modi that he considers him and India a true friend. He said PM Modi is one of the first world leaders he spoke to after his victory. मोदी की तारीफ, भारत की तारीफ ट्रंप ने की, और ये भी कहा कि दुनिया के चुनिंदा लोगों में से हैं जिनसे अभी इतने कम वक्त में ट्रंप साहब ने बात की है प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने के बाद। तो पहले एक बात जरा इसी पर हो जाए, मतलब लोग इस पर भी मजे लेने वाले होंगे ना। अच्छा, ट्रंप मोदी का दोस्त, मोदी ट्रंप का दोस्त, भाई भाई नहीं देखिए, दोस्त तो है, दोस्त अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, दोस्त है और बड़ी मजबूती से खड़ा रहता है। दोनों दोस्त अपने अपने हितों को लेकर भी बड़े सतर्क रहते हैं, बड़े सचेत रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई अमेरिका को गवर्न करेंगे, ये हमारे मन में मंशा भी नहीं होनी चाहिए। क्या हम ये पसंद करते हैं क्या कि कोई हमें डिक्टेट करे? तो डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए किसी भी देश के लोगों को। लेकिन मुझे लगता है ना कि जिस तरह का माहौल है, इसको देखते हुए कई बार ये लगता है कि जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते तो मई 2024 की जो हार थी उसका जख्म भर जाता कुछ लोगों का। मतलब उनको लगता है कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, भारत हार गए, अमेरिका तो अपना जीत गए, राहुल जी जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, वहां जाकर कुछ भी बताएंगे। लेकिन वो सपना ध्वस्त हो गया। और वो गाना है ना, वो क्या है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ, फिर कहते हैं छोड़ो ये न पूछो। कुछ ऐसी ही स्थिति में ये लोग पहुंच गए हैं।
और आप जरा सोचिए, वो बार बार ये कहा जाता है कि भक्त हर जगह कूद जाते हैं, भक्तों को लगता है, वो एक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ उन्होंने। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो जो सो कॉल्ड वोक लेली इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल, वो जो है ज्यादा इस पे है। उनको एकदम छाती पीट के रोना जिसको कहते हैं ना, कुछ जगह रुदालियां। मैंने पढ़ा एक हैंडल मैंने पढ़ा, मतलब जानी मानी महिला पत्रकार है, और उन्होंने लिखा आज दुनिया कुछ ज्यादा स्याह, ज्यादा अंधेरी, दुनिया में कुछ ज्यादा नाउम्मीदी छा गई है। ये लोग सारी जिंदगी ऐसे ही उपन्यास कहानियां पढ़ते हैं और इनका अपना जीवन भी उसी तरह से जाता है। ये वो लोग हैं जो पर्दा बंद करके और कहते हैं कि दुनिया में अंधेरा छा गया है। अरे भाई पर्दा खोल दो, बाहर दिख जाएगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। अरे भाई दरवाजा खोलो, बाहर निकल के चेक कर लो बारिश हो रही कि नहीं हो रही। तो ये उस एक अजीब से इल्यूजन में जीने वाले लोग हैं। लेकिन जो दुनिया की सच्चाई है, और मैं अभी अलग अलग रिपोर्ट्स जो पढ़ रहा हूं पिछले 3 दिनों से, उसमें सब ये कहा जा रहा है जो एक्सेसिव वोकिज्म अमेरिका में आया, अमेरिका को लगा कि ये तो खत्म कर देंगे हमें, ये हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे, आप सोचिए उनको भी ये चिंता होने लगी कि हमारे परिवार को खत्म कर देंगे, जहां जबकि वहां फैमिली यूनिट टूट गई। भारत के लोगों को जरा इस वक्त अमेरिकी रिपोर्ट्स देखनी चाहिए। और देखिए भारत की जहां तक बात है, तो भारत के लोग तो चाहे ये पार्टी हो या ट्रेडिशनली तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही साथ रहते हैं, हमारे जो सांसद लोग हैं वहीं से चुन के आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शिफ्ट हुआ उस बांग्लादेश वाली पोस्ट के बाद, मोदी का दोस्त है इस वाले सेंटीमेंट के बाद, और जो सबसे बड़ी बात है भैया, दुनिया में उथल पुथल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और जो बाइडेन का कोई डिसाइसिव कुछ है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं, क्योंकि वो मोदी का दोस्त नहीं था ना। मोदी का दोस्त होता, मोदी का दोस्त नेतन्याहू है, मोदी का दोस्त ट्रंप है, मोदी का दोस्त पुतिन भी है। ठीक है, मैं तो थोड़ा दुनिया कुछ इस नजरिए से भी देखना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ट्रंप जीत गए, चलो ट्रंप के साथ मोदी की अच्छी बनती है, इससे आपके यहाँ भारत में दुनिया अंधेरी कैसे हो जाएगी? क्या हो जाएगा सर? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो 60-62 में एक गाना चला था, आपको याद नहीं है? वो मजाक बनाया गया था कि नेहरू जी की पॉलिसी ऐसी है कि सब तो हमारा अपना ही है, डूब जाए। जब कहा जाता था उस समय कि सोवियत संघ में बारिश होती है तो हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट लोग यहाँ छाता लगा देते हैं, एक मजाक में कहा जाता था। हालांकि उस विचार में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। देखिए ये सोच की विकृति है। अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कहा गया इतिहास का अंत हो गया है, और बड़ी बड़ी उस पर किताबें लिखी गई और क्या क्या हुआ सोवियत संघ को। जब क्रांति हुई तो कहा गया कि अब दुनिया बदल जाएगी। तो वैसे ही हमारे देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या रही है जो हमारे देश की माटी, हमारे देश की सोच, हमारे देश के संस्कार, उन सब को लेकर उनके अंदर एक हीन ग्रंथि रही है। वो बाहर की चीजों को, उसको पढ़ने समझने, उसके अनुसार अपनी टर्मिनोलॉजी स्थापित करते रहे हैं कि नेशनलिज्म का अर्थ ये है, रिलीजन का अर्थ यह है, कल्चर का अर्थ यह है, डेमोक्रेसी का मीनिंग यह है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यह है। तो उसकी एक के विघटन के बाद जो पिछले कुछ समय में एक एनार्किस्ट, अति वामपंथी दुनिया भर में जो खड़ा हो रहे हैं, जिनकी अपनी एक देश की दुनिया की कल्पना है, जो जिनके लिए मुख्य मुद्दा यह हो जाता है कि 2 पुरुषों के बीच और स्त्रियों के बीच संबंध हो, वो मान्य होना चाहिए दुनिया में। वो एक अलग विषय है, लड़ाई उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा बनाने की जो लोग इसको समाज में कोशिश करते हैं, जो स्त्री पुरुष संबंधों को लेके बाहर कुछ परिभाषा गढ़ते हैं, उनके अपने अंदर कुछ और परिभाषा होती है। जो पूजा पाठ के लिए घरों में तो करेंगे, लेकिन बाहर दिखाने से उनका लगता है कि सेकुलरिज्म को धक्का पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोगों की जो रोमांटिसिज्म है सोच की, केवल उनको धक्का लगाए। अन्यथा भारत के राष्ट्रीय हित की जिसे भी चिंता होगी जी, जो भारत को समझेगा और वास्तविक विश्व को समझेगा, उसको इससे चिंता नहीं होगी। उसका कंसर्न केवल इतना ही होगा कि जिन मुद्दों पर ट्रंप और भारत के सहमति नहीं होगी, उनसे भारत कैसे रास्ता निकाले, वो एक कंसर्न उसमें हो सकता है। स्वयं अमेरिका के अंदर जो अभी, मतलब आपने ही अभी अपनी बातों में चर्चा की है, स्वयं अमेरिका के अंदर अगर अश्वेतों का के वोटों में से 33% अगर मिल रहा है, महिलाओं के वोट में से भी अगर कमला हैरिस जे बाइडेन के रिकॉर्ड को पार नहीं कर पा रही हैं,
तो वहां का सोच क्या बदली है? उतना ही नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनाया ट्रंप ने इस इलेक्शन के अंदर? इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठियों की घुस, और हम वापस भेजेंगे उनको, डिपोर्ट करेंगे। मेक्सिको के साथ दीवार बना डाली भाई ने 400 किलोमीटर की। हिस्पैनिक्स में लैटिन और हिस्पैनिक्स का 50% मेल वोट, मोर देन पड़ा है। वो इनको मिल गया। कारण देखिए, मूल बात वही होती है कि नरेंद्र मोदी को भारत में समर्थन क्यों मिला। जब 2014 में आए थे तो भाजपा तो एकदम से निराश पार्टी थी ना। वो मनमोहन सिंह जी के विरुद्ध वो एक भ्रष्टाचार का इशू नहीं बनाई और पहले से कम सीटें हो गई, क्योंकि देश के लोगों के जो अपने संस्कार थे, सरकार और विचार उसके विपरीत जा रहा था, उन सब के विरुद्ध एक विद्रोह किया था। ठीक वैसे ही अमेरिका में हुआ है कि पारिवारिक मूल्यों के, राष्ट्रवाद के, उनके अपने खान पान के स्तर पर, जीवन शिक्षा के स्तर पर जो कुछ एलिट क्लास और जो कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ का थिंक टैंक परोस रहे थे, उसके खिलाफ 2016 में एक विद्रोह हुआ था, 2020 में भी वो विद्रोह रहा तो आया है। तो एक दुनिया भर के बदलाव का द्योतक है। जो इसकी मूल बात समझने की ये है, जो कल भी मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। वो एक आइडियोलॉजी थी। उस आइडियोलॉजी के दो पार्ट थे, जिसमें से एक पार्ट ये था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है फासिज्म, ये संकीर्ण है, ये युद्ध कराएगा। रिलीजन का मतलब, इसको राजनीति से, पॉलिटिक्स से अलग रखो, रिलीजन हमेशा फूट पैदा करती है। फैमिली सिस्टम जो है ये समाज के लिए आवश्यक नहीं, इंडिविजुअल फैमिली उससे पैदा करो, और वो फिर दुनिया में रोजगार और व्यापार को प्रमुखता देते हुए बढ़ी है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के ही जो कुछ दोष थे उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी, और उसी को, अपने विचार को दुनिया भर में ह्यूमन राइट, रिलीजियस फ्रीडम स्थापित करने की जो विश्व व्यवस्था थी, अब अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह वो टूट रहा है। उसको हमारे यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा सा सर, अगर आस पड़ोस की भी हम लोग बात कर लें, शेख हसीना ने बधाई दी, हमने कल भी बात की थी डोनाल्ड ट्रंप को, चर्चाएं कल से चल रही हैं। बांग्लादेश में क्या वो रिवर्सल हो सकता है क्या, उस कू का जो वहां पर हुआ है, सॉर्ट ऑफ? शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती हैं क्या? एक संभावना बनती है। इसको इमीडिएट क्विड प्रो को जैसा तो नहीं है कि अब ट्रंप साहब आ गए तो एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेसी और हर देश की जो अपनी स्वतंत्रता है, अपनी जो ताकत है, वो अलग तरीके से चलती है। उसमें एक बदलाव होगा। जैसे ये बदलाव हुआ कि बाइडेन सरकार के वक्त एक कू वहाँ पर हुआ, और वो कू एक दिन में नहीं हो गया था, उसमें बड़ा लंबा समय लगा था। तो अब उसकी वापसी पर, या ये समझना कि अब जो बांग्लादेश है वो, उसका बिखराव जो है वो मुझे लगता है थोड़ा रुक जाएगा, और एक वापसी की संभावनाएं बनेंगी। किस तरह से होगी, उसमें दो फायदे हो गए बांग्लादेश के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो शेख हसीना के साथ खड़े हुए, बिल्कुल, और दूसरा ट्रंप है जो उस कू के खिलाफ है, कट्टरवादियों के खिलाफ है, जिहादियों के खिलाफ है। हाँ। तो वो दोनों स्थितियां ऐसी हैं जो बांग्लादेश की मदद कर रही हैं, और उससे एक संभावना बनती है कि बांग्लादेश फिर से एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा हो, या डेमोक्रेटिक सिस्टम पर वो आए। लेकिन इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर देश के अपने जो वो होते हैं हित, वो भी, और एक स्वाभिमान भी होता है। बहुत बार कई लोग इसको इशू बना लेते हैं, जैसे अमेरिका का दखल यदि हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं जो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुझे संभावना इस बात की मोहम्मद यूनुस तो खुल के सिर झुकाने गए थे अमेरिका सर। वो तो वहाँ से उनका फाइनेंसिस चलते ही है ना। यूनुस साहब को आप जानते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, नहीं होता। मैं एक चीज़ हिंदुस्तान के रेफरेंस में अमेरिका के चुनाव को लेकर कहना चाहता हूँ कि दोनों स्पीसीज मैंने सुने, ट्रंप साहब का भी और हैरिस का भी। दोनों स्पीच, दोनों हमारे जो राजनीतिक दल हैं बड़े, या दोनों जो गठबंधन है उनके लिए है कि ट्रंप इतनी बड़ी जीत के बाद भी विनम्र है, और उन्होंने कहा कि मैं सब अमेरिकन्स के साथ खड़ा हूँ, अमेरिका की जो मेरी चिंता है वो बड़ी चिंता है, उसके लिए मैं काम करूँगा। कमला हैरिस ने कोई आरोप नहीं लगाया कि ये चुनाव में गड़बड़ हुई है, कोई घोटाला हुआ है, नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले ट्रंप साहब को बधाई दी है, और हम अश्योर करते हैं कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे, अमेरिका को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक, तो ये काम हम भी कर सकते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो फिर हारने के बाद ईवीएम को लेकर चर्चा होती है, और जीतने के बाद ये होता है कि सारा देश केवल उन्हीं के चरणों में गिरा हुआ है। एक व्यवहार में ऐसा लगता है। तो दोनों चीज़ों में बहुत एक्सट्रीम चल रहा है। एक और बड़ा मुद्दा निकल कर आया जो मुझे लगता है मौजूदा जो विपक्ष है हमारे यहाँ, विपक्ष की जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो लोग उस विचार के साथ हैं उनके लिए भी सोच का विषय है कि अमेरिका में दो विषय बड़े चले जो इस समय हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं। उसमें एक बड़ा विषय था लोकतंत्र को खात्मा, लोकतंत्र को खतरा है ट्रंप के आने से।
यही विचार हमारे यहाँ पर भी चल रहा है कि मोदी रहेंगे तो लोकतंत्र खत्म होगा। उसका जवाब अमेरिका के लोगों ने दिया। उसका जवाब यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग सवाल उठाते हैं उनको 10 साल में नहीं मिला। नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ कि वो चल रहा है। अब फिर एक बार, कई बार होता है ना, आप विचार को चलाते रहते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं कि कैसे विचार करना चाहिए। इसके दो मतलब मुझे समझ में आए। एक तो ये कि या तो आपका नैरेटिव में दम नहीं है, बिल्कुल, है ना। दूसरा यह है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, दोनों जगह के लोग ये समझते हैं कि उनका लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के आने जाने से कमजोर नहीं होने वाला। मतलब कोई नेता, कोई विचार जो है ना, उनके लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगा। तो अभी जब वो लाल किताब की आपने चर्चा की, आऊंगा भी उस पे। हाँ, तो इस पर शायद रीथिंक करने की जरूरत है। वो उनको फैसला करना है कि क्या उस एटीट्यूड में, क्या उस थॉट प्रोसेस में उनको वापस अलग तरीके से जाने की जरूरत नहीं हो रहा है सर, नहीं हो पा हो रहा है कि नहीं हो रहा है की बात नहीं, मैं तो अपनी अभी तो सर खटाखट भी लौट आया है। राहुल जी ने कल तो खटाखट भी वापस आ गया है महाराष्ट्र में। लिखा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री एल डोनाल्ड ट्रम्प, विशिंग यू सक्सेस इन योर सेकंड टर्म एज यूएस प्रेसिडेंट। किसने लिखा है? यही खत्म हो जाना चाहिए था, राहुल गांधी ने। लेकिन उसके आगे लिखा है, ऑल द बेस्ट टू कमला हैरिस इन हर फ्यूचर एंडेवर्स। कई बार हम जिसको कहते हैं ना कि जो बात नहीं भी दिख रही हो वो दिखाने का प्रयास करते हैं। कमला हैरिस को, अभी कमला हैरिस वहां चुनाव हारी है। आमतौर पर यही ट्रेडिशन होता है दुनिया का, चाहे कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई किसी देश का बधाई नेता देना हो, औपचारिक वो काम है। उसको बधाई देता है जो जीता होता है। और कमला हैरिस को उसमें सीधे में उसी में कमला हैरिस को डाल दिया। कमला हैरिस को डालना उसमें ये दिखाता कर है सकते हैं कि कि कमला दर्द हैरिस- कहाँ है। उसमें ये हो थे सकता तो हम है। तुम्हारे साथ। मतलब नहीं, कमला पीड़ा हैरिस जो के है, साथ होने का एक तरीका हो सकता है, ट्रम्प साहब को जो बधाई दी है वो बधाई दें, कमला हैरिस को भी अलग से ट्वीट अलग कर से सकते हैं देते कि हैं। भाई हम लेकिन आपके साथ खड़े यही- हैं। मेरी बात सही है ये। भैया आप जो जीता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बधाई बना है, देंगे उसको हम, आप उसको। भारत के विपक्ष और के नेता हो, ये- उसको सीधे बधाई दो। हाँ, ये आप एक तरह से कहते हैं ना कि डिवीजन शुरू में ही कर रहे हैं। जो लाइन खींच देना कहते हैं ना, वो लाइन आपने खींची हुई। तो और फिर उसका असर क्या होता है, पूरा का पूरा कांग्रेस का और जो भारत के विपक्ष का इकोसिस्टम वो क्या कर रहा है, वो ट्रंप को गालियां दे रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा शर्मसार करने वाली पोस्ट कर देते हैं कि उसको तो क्या ही बात करें, मतलब बताइए लगता है क्या? कि उसके बाद बोलना नहीं चाहिए। मैंने नहीं देखा क्या। अरे क्या उन्होंने टिप्पणी कर दी है मेलानिया ट्रंप के ऊपर। और वो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कमला हैरिस का मिसेस ट्रम्प सपोर्ट क्यों? करना नहीं, भी मैं कोई उसको अपराध नहीं पढ़ता है ना। हूँ। कमला हैरिस का सपोर्ट करना या कोई उनके साथ अपराध खड़े नहीं होना है। कोई अपराध नहीं है। और वहां पर तो जो डेमोक्रेट्स आए हैं, एमपी चुनकर आए हैं, वो हमारे जो डेमोक्रेट्स हैं, मतलब देखिए, भारतवंशी हैं, वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं। तो ये कह रहे हैं आप अगर यहाँ पर उस उस विचार थॉट के साथ हो, उस के साथ- विचारधारा के गांधी साथ की हो, उस तो खुल बात के से- कहिए। उस बात से कैसे जुड़ता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी का कल 6:35 का ट्वीट पोस्ट है, मेलानिया ट्रंप विल मेक गोल्डन हिस्ट्री। कितना अच्छा लगा कि हाँ भाई, कोई थर्ड वाइफ फॉर द सेकेंड टाइम टू बिकम द फर्स्ट लेडी। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं। अब देश के लोग सिंघवी जी सांसद हैं अब को तो। कैसे देखें, क्या देखें, क्या क्या याद करें, क्या भूल जाएं। इतने बड़े वकील हैं, इतनी बड़ी उनकी विरासत है, कांग्रेस पार्टी से हैं, सांसद हैं। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जिसका अमेरिका, जिसका भारत के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, वहां उस राष्ट्रपति की पत्नी के लिए जो फर्स्ट लेडी वहां है, उसके लिए किस तरह की राइमिंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सोचने वाली दो बात है। काम जो ट्रंप ने मैं 2016 इसमें में इस बात से राष्ट्रपति भी बनने की सहमत बात नहीं हूं किए कि थे। अमेरिका की बजाय वो यूक्रेन का भी होता नहीं, ना, कहीं का भी होता, हो। लेकिन मतलब इसमें हमारे अमेरिका रिश्ते होना नहीं नॉट कर तो- रहे हैं। नॉट इन गुड टेस्ट। हाँ, not बिल्कुल, in good बहुत ही- taste। और ये वहीं से आता है जहां राहुल गांधी दोनों अपनी लाइन खींच दो काम आपको बता रहा हूं बड़े, जो ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद किए थे। इससे यहां जो कुछ लोगों को दिक्कत है वो समझ में आ जाएगी आपको। पहला, ट्रंप ने ये किया था, कुछ देशों से आने वाले मुसलमानों की अमेरिका में एंट्री पर टोटल बैन कर दिया था कि ये लोग तो भारत अमेरिका में आ ही नहीं सकते। सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, येमेन, अब ये एशिया से लेकर के अफ्रीका तक के देश हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनमें केवल मुस्लिम कंट्रीज दिखा था। ट्रंप ने खुल के कहा भी था, आई एम बैनिंग दीज मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि यहां से एक्सट्रीमिस्ट आते हैं देश के अंदर, टेररिस्ट हमारे देश में इंपोर्ट होता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं फिलहाल इन पर बैन लगा रहा हूं। बैन लगाया भी था। दूसरा, ईरान के साथ उन्होंने न्यूक्लियर डील खत्म कर दी थी। बड़े 2015 से चल रहा था वो सिलसिला, और एक 2015 में न्यूक्लियर डील कराई थी बराक ओबामा ने, और उसमें जितनी वैश्विक शक्तियां थी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इन सब ने मिलकर ईरान के साथ एक समझौता कर लिया था, और लगा था कि भाई अब ये झंझट कम से कम खत्म होगा। लेकिन ट्रंप जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये टेररिस्ट स्टेट है, हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, समझौता कर दिया था रद्द। इसीलिए आज नेतन्याहू के थोड़े बाजू जो हैं थोड़े और फड़फड़ा रहे होंगे, उनको लग रहा हो कि अब कुछ और ये हमको जो है साथ देगा हमारा। लेकिन इसको लेकर के भी
क्योंकि अभी आपने देखा नसरुल्लाह मरा या जब लेबनान के अंदर बमबारी इजराइल ने की तो हमारे यहाँ किस किस्म के रिएक्शंस थे। तो अब ये ईरान के साथ ये किस तरीके से डील करेंगे, इसको लेकर के भी हमारे देश के लोग बहुत परेशान हैं। समीर जी, देखिए, ट्रम्प का तो बहुत क्लियर है आतंकवाद को लेकर और ईरान को लेकर उनका जो रुख रहा है पहले कार्यकाल के अंदर वही कंटिन्यू रहेगा और उससे ज़्यादा सख्त इस बार होने वाला है जिस तरीके से उनका पहले कार्यकाल में रहा था। मुसलमान जो अवैध अमेरिका में जो घुसपैठ की थी उन्होंने, जिसको उन्होंने बैन कर दिया था, उन्होंने बहुत कहा है। अभी तो अब राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति नहीं थे उस समय उनके जो बयान आते थे उनको मीडिया में बहुत सुर्खियां नहीं मिलती थी। उस समय भी वो इस बात का लगातार जिक्र करते थे कि जो राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन बने हैं, वह लगातार इस दिशा में नजरअंदाज कर रहे हैं और जो मैंने 5 साल कोशिश की थी उसे पूरा धराशायी करने में बाइडेन जुटे हुए, मैं फिर आऊंगा तो मैं दुगनी गति से उसे लागू करने की कोशिश करूंगा, ये बार बार बोलते थे। तो मुझे लग रहा है जब आ गए हैं ट्रम्प तो वापस वो जो घुसपैठियों को लेकर उनका जो जिक्र था कि एक लंबी चौड़ी दीवार हम बना देंगे कि वो उसके पार ना आ सके, उसकी ओर उनका विशेष फोकस रहेगा। और देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के ट्रम्प का संबंध है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2014 में, तो उस समय बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे। हालांकि कम समय प्रधानमंत्री मोदी को मिला, उनसे बेहतर ताल्लुकात रहे, ट्रम्प से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जब ट्रम्प हारे तो ये बड़ी चिंता हुई कि अब ट्रम्प एक अच्छे से संपर्क से हार गए, अब उनकी विरोधी पार्टी के बाइडेन आ गए तो कैसे भारत उनसे डील करेगी, भारत के लिए क्या चुनौती होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश की विदेश नीति की एक बहुत सफलता है कि बाइडेन के साथ भी बहुत अच्छे भारत के संबंध रहे। कभी ऐसा रहा नहीं कि बहुत मनमुटाव या कटु संबंध बने। विदेश नीति बहुत अच्छी रही। उसके बाद अब फिर वापस ट्रम्प लौट कर आए। तो मुझे लग रहा है कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा था ट्रम्प का, प्रधानमंत्री मोदी की जो उनके साथ केमिस्ट्री रही है, जो दोनों के घनिष्ठता रही है, वह इस कार्यकाल के अंदर और ज़्यादा बेहतर होगी। और कई ऐसे बड़े निर्णय होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी लागू करना चाहते हैं और दोनों मिलकर करेंगे। अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दोनों कैसे करते हैं। चीन को लेके जो जिस तरीके से सख्त रुख अख्तियार किया था ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में, बाइडेन का भी रहा था, लेकिन अब ट्रम्प भारत के साथ मिलकर क्या चीन को किस तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, चीन को कैसे कंट्रोल करेंगे। बाकी सबसे बड़ी बात ये होगी कि कनाडा को लेकर इनका रुख क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल भारत के सामने कनाडा है, जिसने जिस तरीके से भारत के साथ अपने संबंधों को खराब किया है। तो मुझे लग रहा है कि जब अच्छी दोस्ती है तो शायद ट्रम्प इस दिशा में कोशिश करेंगे कि उनका सबसे करीबी जो कनाडा है। सर, मैं जरा पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा 3-4 मिनट बचे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। और ये बात सोचते हुए मुझे ये याद आया कि पाकिस्तान हम लोगों के माइंड से कुछ गायब सा हो गया, और ये अच्छी बात है। ये दुनिया के माइंड से गायब हो गया, ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान के माइंड से गायब मतलब हुआ। हाँ, मतलब फर्क नहीं पड़ता मतलब है, मौजूदगी है उसकी, उसमें मैप पर या क्या ग्लोब पर उसकी मौजूदगी है। इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया है पाकिस्तान बहरहाल। लेकिन वहां पर इमरान खान के समर्थक बड़े खुश हैं इस वक्त, नहीं इसलिए कि वहां जब कुछ परिवर्तन होगा। नहीं वो असल में क्या है कि इमरान खान जब गए थे वहाँ और जब वहाँ वो माला जप रहे थे उनके पास बैठ करके, वो एक अजब दृश्य था कि उनकी पत्नी ने दिया था कि अमेरिका से संबंध खराब है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश में अभी भी 60 से 65 हजार टेररिस्ट हैं, वहाँ जाके स्वीकार किया था। उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था वहाँ। लेकिन ये लगा था कि भाई बाइडेन प्रशासन जिस ढंग से उनका साथ नहीं दिया तो शायद ये दें। देखिए, इस समय मैंने पाकिस्तान का जब हम विचार करते हैं ना, तो उसमें 3 बातें हैं: बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था वो कोल्ड वार में इसलिए था कि अमेरिका किसी भी तरह भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि सोवियत संघ के साथ भारत दिखता था। तो इसलिए पाकिस्तान को गुप्त रूप से हथियारों की मदद करना, धन की सप्लाई करना, पाकिस्तान के मुजाहिदीनों की मदद करना। और जिमी कार्टर तो चुपचाप चीन चले गए थे और गुपचुप दोस्ती करके आए थे कि भारत को दबाव में डालेंगे। वो नीति अब खत्म हो गई। अब कोल्ड वार के बाद भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों को बनाए रखने के उसका जो स्ट्रेटेजिक महत्व है पाकिस्तान का, कि जो अमेरिका को प्राप्त रहा है टेररिज्म से लड़ने में, उसको अरब कंट्रीज के साथ पहुंच में, वो बना हुआ है। ये नहीं कि वो पूरी तरह खत्म हो गया है। उनके बंदरगाह, उनके स्थान सब उनके लिए हैं। तो उसके बारे में जो ट्रंप की नीति है, और इस समय बांग्लादेश के बारे में, जब पिछली बार वो चुनाव जीते थे और जब बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल मिलने गया तो उन्होंने पूछा वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंसर, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसर यूनुस ने उनके विरुद्ध चुनाव अभियान में न केवल ट्वीट किया था बल्कि डेमोक्रेट पार्टी को आखिरी बार जब ट्रम्प जीते थे, हाँ, अच्छा, तब बोले थे यूनुस के लिए, तब यूनुस के लिए बोले थे। और वो ट्रम्प को उन्होंने उसको चंदा दिया था, माइक्रो फाइनेंसर, उसको ढूंढ रहे थे कि कहां है वो। अब उनको दिख गया है। अब मालूम नहीं ऐसा क्या होगा आगे, लेकिन वो तो उनके ध्यान में है कि इसने हमारे विरुद्ध जो है यहाँ अमेरिका, ये तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। मतलब मोहम्मद यूनुस पहले से निशाने पर है, ट्रम्प पहले से है। तो ये
एक महत्वपूर्ण है, चूंकि पाकिस्तान का वहां है, तो पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका इस समय थोड़ा बहुत संबंध को ठीक करने की कोशिश बहुत में लोग है। कहते हैं अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल गया है, तो अब उसे इस रीजन की उतनी परवाह नहीं है। भाई ठीक है, हो गया, अब कोल्ड वॉर का जमाना भी चला गया, रूस जब ने चढ़ाई की थी अफगानिस्तान पे वो दौर भी निकल गया, अब तालिबान भी अब जो कर रहा है करने दो, इसको हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो अब पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देंगे ट्रंप? नहीं, पाकिस्तान उतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं रहा अब अमेरिका के लिए। एक तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का यूज भारत के खिलाफ भी बहुत करता था, ये बहुत साफ बात है हमेशा ही। यदि आप याद करें 25 साल पहले के अमेरिका के विदेश मंत्री या जो राष्ट्राध्यक्षों की जो यात्राएं होती थी, वो भारत की यात्रा बिना पाकिस्तान के पूरी नहीं होती थी। 2 दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान क्लब में करके 4 चलते दिन, थे। हाँ क्लब करके चलते थे, लेकिन वो अब खत्म हो गया। और अब जरूरत ही नहीं, जब जिसके खिलाफ लड़ रहे हो आप उन्हीं के दोस्त हो गए हैं, आप बराबर के लोग हो गए हैं, तो उसमें उनकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो एक बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ था ट्विन टावर के अटैक से। ट्विन टावर के अटैक से पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भारत भी बार बार कहता था कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है, लेकिन अमेरिका अकेला बड़ा देश था जो कहता था कि नहीं नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वो हमेशा जब भी भारत आतंकवाद की बात करता, क्योंकि आतंकवाद हमारे यहाँ तो बहुत लंबे उससे पहले से चल रहा है, 10 साल 15 साल पहले से, तो वो वैश्विक मुद्दे की बजाय लॉ एंड ऑर्डर कहते थे। लेकिन जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ और उसके बाद अमेरिका का पूरा सोच समझ नजरिया बदल गया अटैक को लेकर, टेररिज्म को लेकर, और दूसरा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को लेकर। बिल्कुल। इसलिए वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से मदद तो दे सकता है, लेकिन उस पर उसका भरोसा खत्म हो नहीं, गया, खत्म हो खासकर गया। वो लादेन के बाद। लादेन के बाद से खास तौर से। तो इसलिए अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान की और वैसे ही जरूरत नहीं है। जब भारत उनके साथ मजबूत देश खड़ा हो तो पाकिस्तान की जरूरत कहाँ पर है? आप बहुत याद करते हैं पाकिस्तान को, कोई और याद नहीं कर रहा। अचानक याद आ गया सर, है तो पड़ोसी